आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से दिया जाने वाला एक नया फंड जिसका नाम है बिजनेस साइकिल फंड। इसका एनएफओ पीरियड 15 नवंबर को शुरू हो रहा है और 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजनेस साइकिल फंड क्या है और इसके इंडिकेटर्स क्या है, बिजनेस साइकिल्स के इंडिकेटर्स क्या है और बिजनेस साइकिल के डायनामिक्स क्या है, किस फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस का साइकिल डिपेंड करता है। और उसके बाद से हम लोग बहुत सारे जो सेक्टर है जैसे फार्मा, आईटी, मेटल, उसके इलस्ट्रेशंस को देखेंगे और उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स है और कैसे इन्वेस्टर्स को बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना साल होना चाहिए अगर आप बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। बिरला सन लाइफ का ये बिजनेस साइकिल फंड को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है और बिजनेस साइकिल किस तरह से इकोनॉमी में काम करता है। तो आइए चलते हैं, हम पहले ये इकोनॉमी के साइकिल को समझते हैं। साइकिल का मतलब आप समझ सकते हैं कि साइकिल का मतलब होता है चक्री। तो इस चक्री में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक झूले की तरह है जिसमें एक पिक है, एक बॉटम है। तो पिक मतलब पीक है और बॉटम मतलब इकोनॉमी का स्लम्प फेज चल रहा है। और आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मोड है। तो इसको हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम की तरह है कि ये पूरा सोलर सिस्टम तो इसमें सारे ग्रह तो घूम ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सभी ग्रह जो है वो अपने पोजीशन पर भी घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रहों की जगह पे आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर है, जैसे कि आप टूर्स एंड ट्रेवल सेक्टर पकड़ सकते हैं या फिर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर। तो इस तरह के अलग अलग सेक्टर अपनी जगह पे रोटेट कर रहे हैं, मतलब उस तरह से घूम रहे हैं। तो इस चीज को और बेटर तरीके से हम समझने के लिए चलिए इस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं जहां पर कि हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है, बिजनेस साइकिल मतलब क्या है। बिजनेस साइकिल आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, वो किस लेवल पे चल रही है, वो ज्यादा चल रही है, कम चल रही है, उसमें ज्यादा मूवमेंट हो रहा है या कम मूवमेंट हो रहा है, उसको एक फेज को हम बिजनेस साइकिल कह सकते हैं। और इस हिसाब से इसको चार फेज में हम डिवाइड कर रहे हैं: एक्सपेंशन मोड, पिक मोड, कॉन्ट्रैक्शन मोड और स्लम्प मोड, जैसा कि आपने वो व्हील में देखा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह के और भी रिव्यू वीडियो इस चैनल पे देते रहते हैं जिससे आपको अलग अलग फंड्स के बारे में इस तरह की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसे क्या इंडिकेटर है जिसको देखने से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी कौन सी फेज में है, एक्सपेंशन मोड में है, पिक में है, कॉन्ट्रैक्शन में है या स्लम्प में है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है कि क्रेडिट आपका इकोनॉमिक, जैसे क्रेडिट ग्रोथ किस तरह का चल रहा है, कॉर्पोरेट की अर्निंग्स किस तरह की हो रही है, इन्वेंट्री का लेवल क्या है, कैपेक्स का क्या पोजीशन है, कैपेक्स में कंपनीज एक्सपेंस कर रही है या नहीं, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस लेवल का है, इंटरेस्ट रेट किस तरह का है, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्या ले रखा है या फिर सेंट्रल बैंक ने किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन कर रखी है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, कंज्यूमर का सेंटीमेंट क्या है। अब सीधी सी बात है कि इकोनॉमी का जो व्हील है वो चलता रहे, इसका मतलब ये है कि जब लोगों के एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा का मूवमेंट होता है तब हम कहेंगे कि इकोनॉमी जो है चल रही है। और अगर ये मूवमेंट, पैसे का रोटेशन अगर बंद हो जाए तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी नहीं चल रही है। तो पैसे का मूवमेंट कब होता है और कैसे होता है? अगर सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करता है तो उससे क्या होता है? जब अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो समाज के अलग अलग तबके को हम लेकर के एग्जाम्पल इस चीज को समझते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब सीकर हैं, जिनको नौकरी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ ट्रेडर हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर हैं। तो सबके ऊपर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इफेक्ट पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया तो जो कंज्यूमर हैं वो या तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इजी ईएमआई पर खरीद सकते हैं या फिर वो घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं क्रेडिट ऑफटेक यानी कि क्रेडिट का ग्रोथ,
एज ए कंज्यूमर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे और बोरो करेंगे। सिमिलरली जब एक कंज्यूमर डिमांड करता है किसी चीज को कंज्यूम करने का, वो चाहे कैपिटल गुड्स हो या फिर घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स जैसे घर के अप्लायंसेस खरीदना हो, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने यूनिट्स को बैठाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अपना यूनिट बैठाएगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। तो इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसे आते हैं और वो मैन्युफैक्चरर भी बैंक के पास में जाता है और बैंक से पैसा बोरो करता है। तो क्रेडिट ग्रोथ दो तरह से हो रही है, कंज्यूमर के लेवल पर भी और एक जो मैन्युफैक्चरर है उसके लेवल पर भी। और सिमिलरली ये चीज जो बीच में ट्रेडर्स हैं उनके लेवल पर भी क्रेडिट का ग्रोथ होता है। वो ज्यादा अपना एक्सपेंशन करना चाहेंगे तो उनको भी क्रेडिट लेना पड़ता है। और जब ऐसा चीज होता है जो कि इकोनॉमी का अगर पहिया घूम रहा है, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट में भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल लो होता है जब इकोनॉमी एक्सपेंशन और पीक मोड में होती है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, डिमांड ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करना पड़ रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपना फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं एक्सपेंशन और पीक मोड में। और वही जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन और स्लम फेज में जाती है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को कम करना पड़ता है, बिकॉज उस तरह का डिमांड नहीं है, उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करके अगर सामान नहीं बिकेगा तो मैन्युफैक्चरिंग करके कोई फायदा नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है और हम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग कर सकते हैं तो हम घर खरीदेंगे, हम पैसे स्पेंड करेंगे, तो कंज्यूमर का सेंटिमेंट अच्छा रहता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन फेज एंड पीक फेज। और इसका ठीक उल्टा हम लोग को देखने को मिलता है जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन और स्लम फेज में जाती है। तो ये तो हुआ समझने की बात कि इकोनॉमिक साइकिल किस तरह से होता है और उसमें क्या होता है। अब समझते हैं कि इस इकोनॉमिक साइकिल को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके ये वजह से ये प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हम 6 फैक्टर देख सकते हैं और आप लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्राफ भी देख सकते हैं जहां पर कि ये दिखलाया गया है कि किस तरह से अलग अलग फेज में जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरह से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गई है। तो यहाँ पे जो 6 फैक्टर हैं उसमें है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, डोमेस्टिक या ग्लोबल इवेंट, और उसके बाद से है रेगुलेटरी चेंजेस या रिफॉर्म्स, या फिर कोई ग्लोबल फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर कुछ होता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं हमारे इकोनॉमिकल साइकिल को, हमारे जो इकोनॉमी की जो साइकिल है उसको इफेक्ट करते हैं। तो अगर इसको और डिटेल्स में समझना है तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी अगर हम ये एग्जाम्पल लें कि डोमेस्टिक या ग्लोबल इवेंट क्या हो सकते हैं, तो कोरोना एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से पूरे इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर ही रादर इफेक्ट पड़ा। और मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हमने जैसा मोनेटाइजेशन के समय में देखा कि डिमोनेटाइजेशन जब किया गया तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा। और जैसा रेगुलेटरी चेंज की अगर हम बात करें तो पीएलआई स्कीम अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसका हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर या फिर कंपनीज के इसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर असर पड़ रहा है। तो इस तरह से ये सारे जो 6 फैक्टर हैं ये हमारे इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं और हमारा इकोनॉमिक साइकिल इससे अफेक्टेड होता है। अब जब इकोनॉमी का जो बिजनेस का साइकिल है वो चलता है तो उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर हैं या मार्केट का बिहेवियर भी जो है वो प्रभावित होता है। जब इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में होती है तो धीरे धीरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे लगाते हैं बाजार में उनके अंदर ऑप्टिमिज्म आता है और उसके बाद से कुछ दिन के बाद से फिर वो एक्साइटमेंट के मोड में आता है। और जब इकोनॉमी एक ऐसा लेवल पे जाती है जो पीक लेवल होता है, वहां पे एक ग्रीड और यूफोरिक सिचुएशन बनता है। और जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो उसके बाद मार्केट एक डिक्लाइनिंग फेज में जाता है। और जब डिक्लाइनिंग फेज में जाता है तो इन्वेस्टर्स के अंदर एंजाइटी आता है, फिर उसके बाद से लोग फियरफुल हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और उसके बाद से डिस्पेयर हो जाते हैं। और फिर इस तरह से वापस इस मार्केट में एक्सपेंशन और पिक का साइकिल इस तरह से बिजनेस का चलते रहता है। अब होता कुछ यूं है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस साइकिल में
हर एक सेक्टर एक ही तरह से बिहेव करे। हर एक सेक्टर का अपना बिहेवियरल पैटर्न हो सकता है, हर एक सेक्टर अपने हिसाब से चल सकता है। यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं कि जब इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में होती है तो आरओआई ज्यादा अच्छा मिलता है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलता है और मार्जिन राइज करता है। वही जब इकोनॉमी पिक पे जाती है तो आरओआई और मार्जिन जो है वो कम होने लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे नए इन्वेस्टर या नए इंट्रेंट आ जाते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शन में जाती है इकोनॉमी तो उस सिचुएशन में कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है और मार्जिन और भी फॉल कर जाता है। फिर एक ऐसा सिचुएशन आता है जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है जो मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बंद कर देते हैं और फिर इकोनॉमी में एक स्लम सिचुएशन आ जाता है। तो इस तरह से ये इकोनॉमी का साइकिल चलते रहता है। अब यहाँ पर इस चीज को अगर हम देखें, इस टेबल को, तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इकोनॉमी में कौन सा पीरियड था जिस समय में हम लोगों ने एक्सपेंशन मोड को एक्सपीरियंस किया और कौन सा फेज ऐसा था जहां पर कि हमने कॉन्ट्रैक्शन को फेज किया। तो आप देख सकते हैं कि 2012 से 2013 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें लगभग हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का फेज फेस किए थे, और वहीं 2014 से 2017 का जो फेज था ये एक्सपेंशन का फेज था। अब इस एक्सपेंशन फेज में भी आप देख सकते हैं कि ऑटो है, कंज्यूमर गुड्स है, आईटी है, फार्मा है, टेलीकॉम है, एफएमसीजी है और मेटल सीमेंट, सभी सेक्टर के जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। कोई सेक्टर आपको बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो कोई सेक्टर कम परफॉर्म किया है, किसी में उस मार्केट कंडीशन में भी नेगेटिव रिटर्न आए हैं, तो कोई ईयर ऑन ईयर नेगेटिव रिटर्न दिया है तो कोई ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सेम गोज विथ आपका जो FY18 से FY20 का जो पीरियड था उसमें भी ऐसा ही हुआ है। तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि अलग अलग सेक्टर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं विद इन द सेम फेज। अब इसमें होता कुछ यूं है कि इस टेबल को हम लोग ध्यान से समझते हैं कि टॉप 3 और बॉटम 3 में जो गैप है कई बार बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल से ये समझें कि FY21 में जब निफ्टी का एवरेज रिटर्न 78% का था तो यहीं पे 134% का रिटर्न देने वाला भी सेक्टर था और सिर्फ 41% देने वाला भी सेक्टर था। 134% का रिटर्न हम लोगों ने मेटल और आईटी जैसे सेक्टर्स में बुल रन देखा, उसकी वजह से आया। तो नेगेटिव रिटर्न कम रिटर्न देने वाला भी सेक्टर था। तो ये जो गैप है ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है ऐसा जहां पर कि बिजनेस साइकिल जैसा फंड को पोजीशन किया जा सकता है कि हम बिजनेस साइकिल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इस तरह की अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये फंड है कैसा, क्या ये कोई सेक्टरल थीमेटिक फंड है या फिर ये नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। आप प्रेजेंटेशन को अंत तक देखेंगे तो आपके इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि ये किस तरह का फंड है। बेसिकली ये इक्विटी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का ही फंड है और टू सम एक्सटेंट आप ये कह सकते हैं कि समटाइम्स इट कैन बी अ थीमेटिक फंड। कभी ये फार्मा फंड हो सकता है, कभी ये एफएमसीजी फंड हो सकता है और कभी ये मेटल या फिर बैंकिंग फंड भी हो सकता है। जैसा फंड मैनेजर को ऑप्शन दिखाई देगा कि किस सेक्टर में स्कोप है उस हिसाब से वो इसको अलाइन कर सकता है। तो ये एक फोकस फंड भी हो सकता है, ये एक डाइवर्सिफाइड फंड भी हो सकता है, ये एक फ्लेक्सी कैप भी फंड हो सकता है। जितने भी इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है उसका ये एक आप ये कह सकते हैं कि ये एक मिक्स है और यहाँ पे उससे बेटर अपॉर्चुनिटी तैयार किया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है फार्मा सेक्टर का, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2016 से लेकर के 2020 तक का जो फेज था फार्मा का वो डाउनवर्ड ट्रेंड का था और जनवरी 2021 के बाद हमने इसमें एक स्पाइक देखा। ये इसलिए हुआ कि कोविड सिचुएशन की वजह से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई फार्मा सेक्टर के लिए, जबकि इसके पहले यूएस ने एफडीआई का इंस्पेक्शन किया था तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया था और इसके वजह से हमने 2016 से लेकर के 2020 तक फार्मा सेक्टर में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था। तो ये विद इन द सेम इकोनॉमी कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, वो है आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि 2015 से लेकर के 2020 तक के दौरान इसमें हम लोग 2 बार अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं और
यहाँ पे आप 2020 से 2021 के टाइम में देख रहे हैं कि इसमें एक मैसिव एक्सेलरेशन देखने को मिला है कि लोगों ने डिजिटल एडॉप्शन को शुरू किया है, जस्ट बिकॉज लॉकडाउन की वजह से हम कहीं आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, और उस जमाने में जो डिजिटलाइजेशन 6 साल या 10 साल में होने वाले थे, वो 6 महीने में वो डिजिटलाइजेशन हुआ, और इसमें लोगों ने डिजिटल चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करना शुरू किया, और इसकी वजह से आईटी सेक्टर में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला, और इसमें बड़ा एक उछाल देखने को मिला। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइम में अलग अलग सेक्टर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और सेम मेटल के साथ में हुआ। मेटल काफी दिनों से, पिछले दशक से इसमें कोई डिमांड नहीं था, इसकी वजह से मेटल में कोई स्पाइक देखने को नहीं मिल रहा था। और वहीं जब बात 2020 और 2021 की आई, जबकि सोलर पावर के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने ज्यादा स्ट्रेस देना शुरू किया, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, इसकी वजह से मेटल सेक्टर में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, और मेटल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो ये हम देख सकते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर भी ये एग्जांपल देकर के समझाया गया है, और इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स का एग्जांपल दिया गया है। तो अगर इस फंड में हम मोटे तौर पर देखें कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या लाभ हो सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फंड है जिसमें कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी, माने फेवरेबल ऑड्स को आप एलिमिनेट करके इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वेल साइक्लिकल जो सेक्टर्स हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे अगर मेटल सेक्टर की हम बात करें, या फिर अगर हम बैंकिंग की बात करें, तो ये साइक्लिकल टाइप के सेक्टर्स हैं जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। तो ये एक ऐसा फंड है जिसमें कि साइक्लिकल का बेनिफिट भी लिया जा सकता है, एट द सेम टाइम कुछ डिफेंसिव भी आपके सेक्टर्स हैं जो आपके इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप वहां पर भी एलोकेशन रहता है। और इस हिसाब से आपके रिस्क को एनहांस करते हुए आप अगर रिस्क को एनहांस करते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे लेवल पे मिल सकता है बिजनेस साइकिल फंड से। अब हम बिजनेस साइकिल फंड के जो नीटी ग्रिटीज हैं, अब यहाँ पे जो बिरला सन लाइफ का जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है उसके बारे में बात किया गया है कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा वो किस तरह से किया जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही टेक्निकल चीज है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता हूँ। एक लेमन की तरह पे हमको अगर समझना है, तो अगर हम इस फंड के जो पिलर्स हैं उसको समझ लेते हैं तो हम ज्यादातर बातों को समझ पाएंगे। अगर हम बात करें पहले पिलर की, तो ये बैलेंस ऑफ डिफेंसिव एंड नॉन डिफेंसिव, मतलब जैसा मैं बात कर रहा था कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो डिफेंसिव नेचर के होते हैं, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं रेदर जो डिफेंसिव टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फार्मा की, तो ये डिफेंसिव है, एफएमसीजी डिफेंसिव है। और वहीं पे मेटल सेक्टर की बात करें या फिर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ये साइक्लिकल टाइप के हैं। तो इस फंड में दोनों ही सेक्टर के, दोनों ही तरह के जो स्टॉक्स हैं उनको लिया जाएगा, दोनों ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये डिफेंसिव और नॉन डिफेंसिव का एक मिक्सचर तैयार किया जा सकता है। सेक्टर पोजिशनिंग की अगर बात करें तो सेक्टर पोजिशनिंग फंड मैनेजर के हाथ में होगा कि वो जब ये महसूस करेंगे कि उन्हें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है, तो उस सेक्टर में वो अपना एलोकेशन बढ़ा लेंगे। और साथ ही साथ राइट कंपनी का जो सिलेक्शन है यहाँ पर ये है कि हम अगर नो फैक्टर बायस की अगर बात करें, तो नो फैक्टर बायस जो ये पिलर हम लास्ट से सेकंड जो देख रहे हैं, ये नो फैक्टर बायस की तरफ अगर हम बात करें तो 3 पिलर जो हम इसके पहले देख रहे हैं कि राइट कंपनी, नो मार्केट कैप और नो स्टाइल बेस बायस, ये सारा चीज जो है वो क्लियर हो जाता है। अगर हम फैक्टर की बात करें तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में हम अपना एलोकेशन ज्यादा बढ़ा दिए, तो ये एक बायसनेस हो सकता है। या फिर हम कभी वैल्यू स्टाइल में अगर फंड को मैनेज करते हैं तो कभी ग्रोथ स्टाइल में मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ एक फंड ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टाइल में ही मैनेज किए जाते हैं, कुछ एक फंड ऐसे होते हैं जो ग्रोथ स्टाइल में मैनेज किए जाते हैं। ये एक ऐसा फंड है जिसमें ऐसा कोई फैक्टर बायस नहीं है, ये किसी भी स्टाइल में जा सकता है। जब फंड मैनेजर को समझ में आए कि अभी हमें वैल्यू स्टाइल में मैनेज करना चाहिए तो वैल्यू स्टाइल में जा सकते हैं। और यहाँ पे कोई मार्केट कैप का बायसनेस नहीं है, अनलाइक मल्टी कैप जिसमें कि आपको
एक रेशियो मेंटेन करना होता है कि आपको लार्ज कैप में इतना एलोकेशन करना है, मिड कैप में इतना करना है और स्मॉल कैप में इतना करना है। यहाँ पे वो फैक्टर भी आपको नहीं मेंटेन करना होता है। तो ये सारे पिलर्स हैं और सेलेक्टिव ग्लोबल एक्सपोजर भी इस फंड में लिया जा सकता है। ऐसा ऑलरेडी इस फंड का प्रोस्पेक्टस उस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें ग्लोबल एक्सपोजर भी लिया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम किस जोन में अभी खड़े हैं और कैसा मतलब इकोनॉमी किस मूड में दिख रही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी सभी तरह के जो सेक्टर हैं वो ग्रीन जोन में दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ एक जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको दिखलाया गया है कि वो किस तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं जिससे कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो आने वाला फ्यूचर एक्सपेंशन मोड का दिख रहा है और इसी वजह से दिस इज द राइट टाइम कि अगर हम इस तरह के फंड में, बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट करें तो हम ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें हाई रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी हाई है। अब ये समझने की बात है कि इसमें कैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की जरूरत है या कैसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आपको ये माइंडसेट बना करके आना होगा कि आप इसमें लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज्यादा का है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहते हैं और सेक्टरल या थीमेटिक अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं और साथ ही साथ ये करना चाहते हैं कि हम सेक्टरल में भी इन्वेस्टमेंट रखें लेकिन वो सेक्टर अलाइन किया जा सके एज पर द मार्केट सिचुएशन, जो कि ये बाय डिफॉल्ट इस फंड का सेटिंग्स में है। अब ये जानते हैं कि इसके फंड मैनेजर कौन है और किस तरह से इसके फंड को मैनेज किया जाएगा। तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर विनीत मालू है और मिस्टर नीतीश जैन है और इसके साथ मिस्टर विनोद भट्ट हैं जो ओवरसीज का इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे। तो इससे समझ में आता है कि ये एक ऐसा फंड है जो ओवरसीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यहाँ पे आपका एग्जिट लोड 1 साल के भीतर 1% का है और कोई एंट्री लोड नहीं है। और इसका एनएफओ पीरियड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये 15 से 29 नवंबर के बीच में है। और यहाँ पे आप रिस्कोमीटर में देख सकते हैं कि ये हाई रिस्क की फंड है क्योंकि ये प्योर इक्विटी फंड है। तो इसके साथ में ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और जहाँ तक बिजनेस साइकिल और फ्लेक्सी कैप की बात है, ये मैं बाइफरकेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इसमें जो एलोकेशन है वो कोई फिक्स नहीं रहता है। तो इस तरह से ये फ्लेक्सी कैप से अलग है। तो इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो को। यहाँ पे बिरला सन लाइफ के जो बाकी फंड्स हैं उसका परफॉर्मेंस दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इक्विटी के हेड हैं और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी के मिस्टर महेश पाटिल, और काफ़ी पुराने फंड मैनेजर रह चुके हैं बिरला सन लाइफ के, उनका पोर्टफोलियो भी दिखलाया गया है। और वो बिरला सन लाइफ के जो फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है उसको मैनेज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।